बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है कि इंसान के लिए हकीकत जानना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरह उन्होंने कहा कि उस मुल्क की सियासी क़यादत को डिस्क्रेडिट कर लो, तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। तो जो सियासी और समाजी मामलात है, उन हवालों से राय कायम करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें वाला मामला है। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे को ब्लेम कर रहा है। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू मईशत का है, और इस वक्त हमें माहिरीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस दोराहे पे खड़ा है कि उसने IMF की बात माननी है, और जो मुआहिदा उनके साथ पिछली हुकूमत कर चुकी है उसके शराइत को पूरे करने हैं, या कि फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को दिवालिया होना है। इसलिए कुछ मईशत को समझने वाले संजीदा लोगों को बुलाया जाए, जो कोई सियासी बायस भी नहीं रखते, और उनसे समझा जाए कि ये मामला है क्या, पाकिस्तान इस वक्त माशी लिहाज से किस जगह पे खड़ा है, IMF के साथ क्या मामलात हैं, और बेस्ट ऑप्शन मौजूदा हुकूमत के लिए क्या हो सकता है। तो स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, और शाहबाज राना साहब, और शकील रामे साहब। तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और कराची से हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब शबर जैदी साहब ने, जो कि माहिर मईशत होने के साथ साथ साबिक चेयरमैन FBR हैं। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं पहले जैदी साहब से शुरू करता हूँ। जैदी साहब, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त अगर आप शहबाज शरीफ की जगह होते तो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते, IMF की बात मानते या कि फिर ये दूसरा रिस्क लेते? देखिए सलीम साफ़ी साहब, पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूं जिसने इमरान खान की गवर्नमेंट के लास्ट 6 मंथ में कराची में एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है और ये गोइंग कंसर्न नहीं है। उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान बहुत सीखपा हुआ था, और इंक्लूडिंग इमरान खान ने मुझसे ज़ाती तौर पर भी शिकायत की थी कि आपने बहुत सख्त बात कर दी है। तो मैं आपको बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत इस हालत में नहीं है कि हम उसको चला सके आगे उस तरीके से जिस तरीके से हम चलाते रहे हैं। तो बात अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट निहायत कमजोर गवर्नमेंट है, तो उनके पास तो बड़े कम ऑप्शन हैं। मगर ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लें कि अगर हमने IMF के प्रोग्राम से हम हटते हैं तो हमारे पास जो हमारे बैनुरी खर्चाजात हैं उनको देने के लिए हमारे डॉलर अवेलेबल नहीं है, और हमें IMF में रहते हुए ही रोल ओवर मिलेगा। तो हमारे ये ऑप्शन सोचना कि हम IMF से अलग हो जाएंगे, ये मैं सोचता मेरे किताबों में है ही नहीं ये बात। तो हमें तो IMF के अंदर रहना है। अब उसके अंदर रहते हुए हम उसको किस तरीके से अपने लिए बेहतरीन शक्ल निकाल सकते हैं, वो हमारा मकसद होना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत 1988 से लेकर 2018 तक, जब इमरान खान पावर में आए हैं, कभी भी मजबूत नहीं रही, और 18 से लेकर 22 भी हुकूमत मईशत मजबूत नहीं हुई। मगर इस तबाही और इस गंद का जिम्मेदार इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है। ये उनको इल्ज़ाम ज़रूर दिया जा सकता है कि उन्होंने फंडामेंटल करेक्शन नहीं की, मगर ये कहना कि उनकी कसूर है वो गलत है। मगर मईशत इस वक्त दगरगू हालत में है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हमने पाकिस्तान की मईशत के खदोखाल बनाए थे पिछले सालों में, तो हम 2023 जो है, जो 22 जो गुजर रहा है, इसमें हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 5 से 7 बिलियन डॉलर का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अब जाके को पाकिस्तान में शायद 16-17 बिलियन डॉलर का हो। तो 10 बिलियन का जो हमारे पास इंपोर्ट का बिल बढ़ा है हमारा, उसने हमारी बुनियादें माईशत की एटलीस्ट फॉरेन करेंसी के में हिला दी हैं, और उसमें रहते हुए
हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि हम IMF के सिस्टम में चलें, और अपने उसके चलने के बावजूद भी हम बैंकरप्सी में चले जाएंगे अगर हमने अपना, मैं अब दोबारा बात वाज़ेह करता हूं, अगर हम IMF प्रोग्राम में रहते हैं उसके बावजूद भी हम बैंकरप्सी में चले जाएंगे 2024 के एंड में, अगर हमने अपना इंपोर्ट का बिल तकरीबन 10% कम नहीं किया। ये पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त हालत है। इसको इंशाल्लाह ताला हम सही कर लेंगे, मगर इस पे खुदा का वास्ता है सियासत नहीं करें, इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, और इससे आगे की बात करें, पिछला अब जो हो गया उसको भूल के आगे चले। लेकिन सियासत तो हो रही है, और ये जो IMF के साथ हमारी डील हुई है, इसके बारे में तो शौकत तरीन साहब ने वज़ीर बनने के बाद भी कहा था कि ये इंतहाई गलत टर्म्स पे किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि IMF के साथ इमरान खान की हुकूमत ने सही डीलिंग की है? देखिए, मैं इमरान खान का दोस्त हूँ बहुत पुराना, मगर मैंने इमरान खान की ना कभी पार्टी ज्वाइन की है, ना कभी मैंने कभी उनकी गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। मगर मैं 4 मई 2019 को इमरान खान को मिलने गया था, और मेरे साथ आरिफ नकवी साहब थे और जहांगीर तरीन साहब थे, और हमने जाकर इमरान खान को 4 स्लाइडें प्रेजेंट की थी, और जिसमें हमने इमरान खान को ये कहा था कि आपके पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चांस नहीं है, और आपको IMF में जाना है। ये बात है 4 मई 2019 की, या एक आध दिन आगे पीछे होगा। और उसके बाद असद उमर साहब ने वो छोड़ दी थी और IMF में गए थे, और 9 मई 2019 को मैंने एज ए FBI चेयरमैन ज्वाइन किया था। रजा बाकर साहब आए थे और हफीज शेख साहब आए थे, हमारी टीम आई थी, और हम लोगों ने IMF की तमाम शराइत को मानने के बाद इस पे कदम रखा था, और हम उन शराइत से बिल्कुल नाखुश थे। तो जिस जगह पे हम खड़े थे उस जगह पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो हमने वो नाखुशी में, या अच्छी या बुरा जो भी आप कहें, हमने कबूल किया, और आज भी हम वहीं खड़े हैं, बल्कि उससे बदतर जगह पर खड़े हैं। तो ये सवाल कि वो गलत था या सही था या वो था, ये बुनियादी सवाल नहीं है। ये उस वक्त भी 2019 की 9 मई को मैंने इमरान खान को 3 स्लाइडें प्रेजेंट की थी। उस मीटिंग में आरिफ नकवी साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे, शायद हफीज शेख साहब भी थे, रजा बाकर ने भी ज्वाइन किया था। ये टीम जो आई थी, आपको याद होगा, तो वो इसीलिए आई थी कि हम IMF के साथ आए थे। हम लोगों को हम एक जिसे कहते हैं ना, इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत आए थे। हमें पता था क्या क्या हो रहा है। तो इसमें कोई मतलब ये वो हकीकतें हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो वो प्रोग्राम अच्छा था या बुरा था, हमें तो करना था। तो यही आज भी है कि देखिए, बात ये साफी साहब कि जो मेरे कर्जे हैं वो मैं पे करने की सलाहियत नहीं रखता। जब मैं सलाहियत पे करने की नहीं रखता तो मुझे रोल ओवर चाहिए। रोल ओवर मुझे उस वक्त मिलता है जब मुझे एक बड़ा किरदार, दुनिया के माशी हलकों का किरदार मुझे सर्टिफिकेट देता है कि ये लोग सही हो गए हैं। वो सर्टिफिकेट मुझे IMF देता है। तो ये तो एक, आप समझिए कि हमारी मजबूरी है। इस पे हम गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ ये नहीं आ रही बेसिकली। नहीं, ये मजबूरी थी, आप जैसे लोगों को समझ आ रही थी। तो आप कह रहे हैं कि 4 मई 2019 को आप मिले, 2018 के मिड में इनको हुकूमत मिली थी। तो उस वक़्त तक ये IMF के सिलसिले में अगर मगर करना और ताख़ीर से काम लेना, आप नहीं समझते कि वो इमरान खान हुकूमत की गलती थी या असद उमर की गलती थी? बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। 2018 में जब इमरान खान ने गवर्नमेंट संभाली थी तो वो गलती थी, उनको IMF में उसी वक्त जाना चाहिए था। ये काम 2018 में होना चाहिए था, 2019 में हुआ। ये मैं एग्री करता हूँ, वो गलती थी हमारी गवर्नमेंट की। और ये इसको कोई अगर इनकार करता है तो गलत बात करता है। बहुत शुक्रिया जनाब शबर ज़ैदी साहब हमें वक्त देने के। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप शबर साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं? साफ़ी साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता। आप बयानिया लेके बैठे हैं मईशत का, और इस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो आला तरीन क़यादत है वो बयानिया लेके बैठी है खाना जंगी का। ये दोनों बयानिए एक ही मुल्क के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते। इन दोनों में से आपको एक को दफन करना होगा। अब वो कहते हैं कि चूज़ योर पॉइज़न। आपके पास 2 जहर के प्याले पड़े हैं, आपने चुनना है कि कौन सा प्याला पीना है। या तो आप जो खाना जंगी का बयानिया है उसको दफन करें, और या फिर आप
मईशत को दफन करें। खाना जंगी को तो दफन ही करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, और वो नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा साफ़ी साहब, आप देखिए कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी पॉलिसीज़ के फुकदान के नतीजे में, गलतियों के नतीजे में, तजारती ख़सारे के नतीजे में, बजटरी ख़सारे के नतीजे में, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं और फिर हम IMF के पास अपनी चॉइस से जाते हैं। हमें कोई मजबूर वहाँ नहीं करता कि आप इनके पास जाएं। देखिए इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं मईशत के अंदर, IMF के पास जाना मजबूरी, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, ये सारे नताइज हैं PTI की माशी पॉलिसीज़ के। देखिए इस हुकूमत को तो अभी 13 अप्रैल को शायद काबीना ने हल्फ उठाया, इनकी तो पॉलिसीज़ अभी कोई सामने नहीं आई हैं। ये सारे नताइज हैं PTI की जो माशी पॉलिसीज़ थी और वो जो 1 पेज वाली पॉलिसी थी, बशमूल 1 पेज वाली पॉलिसी के नतीजे में इस वक्त आप देख रहे हैं जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है। ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फ़ैसला साजी में मैं समझ रहा हूँ कि एक कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि आपने ये काम करना है नहीं करना। आपने IMF का जिक्र किया, जो अप्रैल 24 को जो जॉइंट स्टेटमेंट, जो मुश्तरका ऐलान, जॉइंट स्टेटमेंट IMF स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान कहलाती, कि वो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से मिलने के बाद जारी की गई, और उसमें वो लिखते हैं कि वी हैव अग्रीड, कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि IMF और पाकिस्तान की टीम के दरमियान, और वो लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं रिवर्स अनफंडेड सब्सिडीज़। शौकत तरीन साहब मुसलसल हमें बता रहे हैं कि जी फंडेड थी, IMF ने कहा कि वो फंडेड नहीं थी, आपके पास पैसे नहीं थे, और अब IMF कि हमारी डॉक्टर मिफ्ता साहब से ये मुआहदा हो चुका है कि वो जो सब्सिडीज़ हैं उनको आपने रिवर्स करना है क्योंकि वो अनफंडेड। अब उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, 3 से 4 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान, 100 अरब से ज़्यादा का महीने का नुकसान है ऐसे ख़जाने को जो 5.5 या 5,000 अरब का ऑलरेडी बजटरी खसारा कर रहा है। आपके पास जेब में पैसा नहीं है। आखिरी वक्त में उन्होंने ये सब्सिडी दी, सियासी फ़ैसला, उन्होंने 10 रुपये सब्सिडी दे दी, प्योरली सियासी फ़ैसला, इसकी किसी किस्म की कोई माशी हकीकत नहीं है। लेकिन फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया, तो वो फ़ैसला भी सियासी बनता है, वो भी माशी हकीकत के बाद। तो दोनों तरफ से आपने कहा कि सियासत, मईशत के साथ सियासत हो रही है, तो दोनों तरफ सियासत की गई है। वज़ीर आज़म साहब जो साबिका वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी सियासी फ़ैसला किया, और उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फ़ैसला किया वो भी एक सियासी। नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। शहबाज राना साहब, वही सवाल कि IMF हमें कोई मिन्नत नहीं करता, हमारी मजबूरी होती है, उसके पास जाना पड़ता है। तो क्या जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसने, लेकिन ज़ाहिरी बात है फिर आप डील तो करते हैं ना, तो क्या मुनासिब और बर वक्त डील की थी या उससे बेहतर डील भी हो सकता था? साफ़ी साहब, ये बात ऐसी है जिसको हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो जो प्रोग्राम का डिज़ाइन था ना 2019 वाले का, वो डिज़ाइन ही ठीक नहीं था। हम शुरू से कह रहे थे कि ये प्रोग्राम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जुलाई 2019 से ये प्रोग्राम इफेक्टिव होता है IMF का, फर्स्ट टाइम जनवरी 2020 में ये सस्पेंड हो जाता है। टेक्निकली ऑफिशियली तो सस्पेंड नहीं, वो डीरेल आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं। फिर वो 1 साल वो सस्पेंड रहता है, और फिर दोबारा आपका वो रिवाइव होता है फरवरी 2021 में। फिर आप एक ट्रांच लेते हो, कुछ नए मुआहदे करते हो, नई कमिटमेंट्स देते हो, फिर वो डीरेल हो जाता है, और फिर आप देख लें कि वो सिलसिला डीरेलमेंट का मुसलसल चला। तो 3 दफ़ा ये प्रोग्राम 3 साल के अरसा में ये डीरेल हो चुका है। ये सबसे बड़ी इस चीज़ की ये निशानी है कि ये प्रोग्राम सही नेगोशिएट ही नहीं हुआ था। दूसरा, इसके अंदर जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्या सारा कसूर जो था ये IMF का था अगर प्रोग्राम का डिज़ाइन गलत था? नहीं, IMF का सारा कसूर नहीं था। अगर आप IMF के लोगों से प्राइवेटली बैठे हैं तो वो बड़े रीज़नेबल लगते हैं। आप उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करें तो उनका आर्ग्यूमेंट भी बड़ा रीज़नेबल लगता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपकी जो निगोशिएटिंग टीम होती है उसके पास कितनी स्ट्रेंथ होती है। अगर आज मिफ्ता इस्माइल IMF के प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं और उनकी पहली उन्होंने जो एक अच्छा फ़ैसला किया, जहाज़ पकड़ा, वाशिंगटन चले गए और वहाँ जाके उनसे बात कर ली, तो उनको जाने से पहले पता था, ये हमारी उस वक्त मेरी भी मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई थी, बल्कि जब इनकी हुकूमत नहीं बनी थी और लग रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाएगी, तो मिफ्ता इस्माइल ये बात बरमला कहते थे कि मुझे तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी।
और वो जैसे ही उन्होंने गए, उनको पता था इसके अलावा चारा कोई नहीं है, वाशिंगटन गए, उन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट दी कि पेट्रोल की कीमत की जो उसके ऊपर सब्सिडी वो फौरी वापस होगी और डीजल की शायद 2 फेजेज़ में वापस होगी, तो जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि उनकी प्रेस रिलीज में भी उसकी एक इंडिकेशन आपको मिली। अब आ जाते हैं कि एक कमज़ोर हुकूमत जिसकी बात की शब्बर जैदी साहब ने, और बात उनकी ठीक है, लेकिन जितनी भी कमज़ोर हुकूमत है उसके बावजूद ये उस केयर टेकर गवर्नमेंट से हज़ारहा दर्जा मजबूत हुकूमत है, जो अगर ये कल इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं और इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त जो हालत है, सलीम साफ़ी साहब केयर टेकर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। जिस तरह के इक़दाम आपको चाहिए और जिस तरह की उसके लिए आपको पॉलिटिकल ग्रॉस एक आपको रूट लेवल के ऊपर आपको सारी उसके लिए सपोर्ट चाहिए, वो केयर टेकर के पास नहीं होगी, चाहे उसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो जाए, चाहे उसके पीछे पीटीआई की हुकूमत भी, पीटीआई की जो पार्टी है वो भी वहाँ पे खड़ी हो जाए। तो जो भी फैसले करने हैं, अच्छे फैसले हैं, बुरे फैसले हैं, वो इसी कमजोर आप क्या समझते हैं कि IMF जैसे इदारे वो मौजूदा सेटअप की बनिस्बत वो निगरान हुकूमत पे कम एतमाद करेंगे? देखिए, एक हुकूमत का मैंडेट 3 माह है आइनी तौर पर। अगर आप उसको केयर टेकर को किसी भी बहाने से उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो 6 माह। जो IMF का मुआहिदा होगा वो आपका 3 माह के लिए तो नहीं होगा, वो तो 3 साल की, 1 साल की कम से कम जो मिनिमम उनका स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी होता है वो तो 1 साल का होता है। तो किससे वो कितनी कौन सी गारंटीज लेंगे? IMF का और पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रस्ट डेफिसिट का है, और दिस वाज बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स गिवन बाय हमारी पिछली टीम थी जिसमें हफीज शेख साहब थे और शौकत तरीन साहब थे। तो जो सबसे बड़ा सवाल मिफ्ता इस्माइल को वहाँ पे जाके वाशिंगटन में फेस करना पड़ा वो फ्यूल सब्सिडीज़ नहीं थी, वो इत्माद का फुकदान था। उनका ये कहना है कि आप वो वादे जो आपने किए हैं और जिसकी बेस पे बोर्ड से हमने आपको फिर अप्रूवल लेके दिया अभी रिसेंटली, वो फिर आप 3 माह बाद उसे मुकर जाते हैं। ना सिर्फ मुकर जाते हैं आप उससे, आप ऐसे काम आपने किए जिसकी आपको इजाज़त ही नहीं थी करने की। और अगर IMF का प्रोग्राम ना भी हो, मुझे ये बताइए कि 2008 में गालबन हमने डीजल के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इनका वो होता था सर, अगर आपको याद हो, कुछ सब्सिडी मामूली सी होती थी या वो भी नहीं। कब पाकिस्तान ने सब्सिडी के ऊपर तेल बेचा है? 2008 का भी क्राइसिस आया था दुनिया में, फ्यूल का कमोडिटी क्राइसिस आया था, उस वक्त भी हम सब्सिडी पे नहीं बेचते थे। आपका जो मसला होता था कि आप कितना उसके ऊपर टैक्स लेते हो, वो आप बात कर सकते हैं कि कम टैक्स लेना, ज़्यादा लेना है। नुकसान में फ्यूल किसने बेचा पाकिस्तान में? क्या इसाक डार ने बेचा? माजी में क्या शौकत तरीन ने बेचा? इसके अलावा जो उनका पहले कभी नहीं हुआ, ये पहले नहीं हुआ और ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने का सालाना खर्चा 500 अरब रुपया है। इस वक्त जो फ्यूल सब्सिडीज़ हैं, जो आलमी मंडी में कीमतें हैं, बगैर आप उसके ऊपर बगैर टैक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा, आप अगर ऑन एवरेज मंथली 100 अरब रुपए की सब्सिडी देते हो तो 1200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी आज के रेट के ऊपर आपका डिफेंस का बजट के बराबर है। आप कर क्या रहे हैं? मतलब आप किस किस्म की सुसाइड करना चाह रहे हैं? और जो ये सियासत हो रही है, मेरा ख्याल मुझे एक चीज़ पॉजिटिव लगी है कि जो रैशनल माइंड्स हैं मीडिया के अंदर भी और एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम जैसे लोग, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि तेल की कीमतें मत बढ़ाओ। पेट्रोल बम का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो तब होता था जब पेट्रोलियम लेवी भी ले रहे होते थे, आप GST भी ले रहे होते थे और कस्टम ड्यूटीज़ भी ले रहे होते थे। तो मैसिव टैक्सेशन के बाद आप इतनी कीमतें 150 के ऊपर रखते थे। अच्छा शकील अहमद साहब, ये जो बात कही जा रही है कि मसलन आम आदमी, हम जैसे लोग तो नहीं समझते कि इस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो IMF की शराइत को तस्लीम करना, सब्सिडी विड्रा करना, और या फिर हद दर्जा महंगाई। ज़ाहिरी बात है कि आप अगर पेट्रोल की कीमत एक ही दिन में 30-40 रुपये बढ़ेगी तो उससे तो हर चीज़ महंगी होगी। ये सूरत हाल क्यों है? और फिर ये कहा जाता है कि अगर आप IMF के पास नहीं जाते तो फिर आप दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाए। तो ये क्या वाकई ऐसा ही है कि IMF के साथ अगर डील नहीं होती तो दिवालिया होना खुदा न खास्ता यकीनी है? देखिए, सबसे पहली बात जो अभी कह रहे थे शहबाज के इंटरिम गवर्नमेंट के, केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ, है ना, 1988 में जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हमने उसके साथ एक बड़ा माहदा किया था IMF के साथ, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का था। वो उनके साथ ये होता है कि जो स्टेट बैक पे हो, अगर स्टेट बैक पे होती है तो वो यानी IMF को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें वो मुश्किल तरीन जो फैसला था उन्हें उस दौर में करवा लिया था। नंबर 1। नंबर 2, अब जो सब्सिडी है पाकिस्तान में, ये कंसेप्ट ही गलत है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ब्लैंकेट सब्सिडी देते हैं, यानी कि सबको सब्सिडी दे दी, जिनको नहीं भी ज़रूरत आप उसको देते हैं। मैंने देखा ना कि एक बंदे, अब जो कि ये सेहत कार्ड की एक मिसाल लें आपने, इसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं आम ज़िंदगी में नहीं ज़रूरत, मगर उसको भी आपने दे दी।
ब्लैंकेट करते जा रहे हैं, सबको सब्सिडी देते जा रहे हैं। नवाज शरीफ को भी दे दिए बड़ी फखर से, वो कहते हैं कि जी हमने दे दिए, जो इलाज उनका बाहर हो रहा है। अब ये जो स्ट्रेटेजी सब्सिडी देने की, ये फंडामेंटली गलत है। ये वैसे ही है जैसे देखो सस्ती रोटी थी ना दी शहबाज शरीफ ने, ये पैसा झोंक दो, आप यही पैसा लगाते सिस्टम पे, आप हॉस्पिटल पे आप इसको बिल्ड करते, जो सस्टेनेबल था, लॉन्ग टर्म में आपको सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिस्टम खड़ा कर देना था, या बेसिक हेल्थ पे लगाते। नंबर 1। नंबर 2, अब जब आपने देनी है, आपने आप बात करते हैं गरीब की, तो आप टारगेटेड सब्सिडी की बात करें। अब देखें जो खाने में भी बात होती है, यानी फूड की भी, उसमें मैं अभी खाद की इन्होंने कहा हम सब्सिडी दे रहे हैं, 1000 रुपया हम देंगे एक बैग पे। अब एक जो फार्मर है कि आपका जो क्या कहते हैं कि लेस 12.5 एकड़ जो है, 90% फार्मर इधर है, जिसमें और ऑलमोस्ट 4 मिलियन फार्मर ऐसे ही हैं जिनकी लेस दैन 2.5% एकड़ है ज़मीन है। क्या वो इससे 8000 की बोरी खरीद लेगा, 10,000 की बोरी खरीद लेगा? ये तो किसी और को फ़ायदा जा रहा है ना। आप जो उसको देना है, जो सब्सिडी देनी है ना उसको, आप उसको फ्री दें, आप बड़े को ना दें, उसको क्या पैसे मार्केट रेट पे खरीदें। अब यही जो सिचुएशन हमने की हुई है, अब इसमें भी यही कर रहे हैं, यानी कि ब्लैंकेट दे दी है। जो कंजम्पशन देखें किसकी कितनी है, जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो अमीर लोग हैं उनको लगाएं, आप लगाएं। अब जिनकी सबसे यानी सबसिस्टेंस या लाइवलीहुड अटैच है इसके साथ, उसको आप सब्सिडी दे सकते हैं। आपने टारगेटेड पे जाना है, मगर हम क्या करते हैं, हम ब्लैंकेट पे चले जाते हैं, जिसको IMF भी इजाज़त नहीं देता, कोई भी इंस्टीट्यूशन इजाज़त नहीं देता। वो कहते हैं मैं एक तरफा मांगने आ जाते हैं, दूसरे से आपको याशी कर देते हैं। अब देखें असास प्रोग्राम का आपको मैं एक और बताता हूँ। असास प्रोग्राम है, मैं अभी पिछले दिनों गया बहावलपुर, तो वहाँ पर मैं पूछा कोई मसला क्या था, उन्होंने कहा यार इस दफ़ा ना हमें जो कपास पे चुनने वाले ख़वातीन होती हैं, मर्द होते हैं, वो नहीं मिल रहे थे। हमने क्यों? वो कहते हैं मैं असास प्रोग्राम से 12,000 मिल रहा है, महीने में हम घर बैठ के फ्री खा रहे हैं। यानी कि आप स्टेट क्या कर रही है, आप इससे तो अच्छा था आप जो मुर्गियाँ और कट्टे और वो चीज़ें वो बहुत अच्छी थी। नहीं तो खैर तेल वाली सब्सिडी तो ज़ाहिर बात है कि लैंड क्रूजर चलाने वाले और अमीर तरीन लोगों को भी उस हिसाब से मिल रही है, उनको ज़रा मिलती है, चलाने वाले भी। लेकिन एहसास प्रोग्राम तो सिर्फ गरीबों के लिए है ना। तो वो देखिए ना, आप बड़ा वैलिड है ना, वो काम नहीं करते, फिर तो आप उनको बैगर बना रहे हैं ना। आप उनको कहते हैं फ्री में बैठ के खाओ, काम करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कहीं पॉवर्टी ऐसे खत्म नहीं हुई। आप चाइना मॉडल की बात करते हैं ना, चाइना में किसी को पैसा फ्री में नहीं देते थे। वो कहते सिर्फ वो जो काम नहीं कर सकते, मजदूर हैं या बच्चे हैं या बहुत बूढ़े हो गए हैं इलनेस के, वो नहीं, सिर्फ उसको कैश ट्रांसफ़र करते थे। बाकी कहते हर बंदा काम करे। लास्ट बात जो आपने बात की, हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, ये चॉइस नहीं है, आप इसको पसंद करें या ना करें। मगर उसके लिए ये है कि अगर आप उससे बेटर डील चाहते हैं IMF से, तो आपको कुछ अपने इन हाउस भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखें अब IMF, अच्छा वो अपनी इस्लाहात पे बाद में आते हैं। नहीं, एक चीज़ फंडामेंटल जो अभी बयानियाँ बना हुआ अमेरिका मुखालिफ का, आप देखें जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है उधर पे, उसके लिए 85% वोट चाहिए होता है, और अमेरिका का इसमें है 16.5%। अब जो मर्जी कर लें आप, अमेरिकन की रजामंदी के बगैर वहाँ कोई मेजर रिलीफ नहीं ले सकते। आपने देखें आप एक सिचुएशन में फंस गए हैं, उसको इमोशन से नहीं अक्लमंदी से निकलना है। आपको कोई नहीं कहता जाके हर बात उनकी मान लें। आपने फंडामेंटल कि आप करें कवर, CPEC को कवर करें, न्यूक्लियर को करें, अपने डिफेंस को करें, मगर तरीके से। आप फंस गए जहाँ फिर आप दिवालियाँ होंगे, तो फिर देखें जो कि आपके जहाज़ हैं या टैंक हैं, ये भी पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल तब भाई जब पैसा होगा। तो ये आप सोचने की बात है। चलो ये तो सोचने की बात है, लेकिन मैं अभी तक उसी सोच में पड़ा हुआ हूँ कि डॉक्टर साहब कि ये जो कहा जाता है कि अगर IMF के पास हम नहीं गए तो हम दिवालिया हो जाएंगे, इस खदशे में कितना वज़न है? देखिए वो पेट्रोल वाली एक बात मैं आपको कर लूँ कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आलमी मंडी से महंगा तेल ख़रीद रहा हो और अपनी मार्केट में सस्ता बेच रहा हो, सिवाय पाकिस्तान के। ये तो ओनली कंट्री जो महंगा ख़रीद रहा है और अपनी मार्केट के अंदर जो है वो सस्ता बेच रहा है। देखिए हक़ाइक़, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हक़ाइक़ के ऊपर हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। इस वक्त हकीकत यह है कि बिटवीन नाउ एंड एंड जून, अगले 6 या 7 हफ़्तों में आप सोचिए कि तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर की हमने कर्ज़ाजात की वापसी करनी है और 2-2.5 अरब डॉलर हमारा करंट अकाउंट का खसारा सामने आएगा। 6 से 7 अरब डॉलर चाहिए जो आप दिवालियापन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निकली जो बैंक्रप्सी का लफ्ज़ है वो मुल्कों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको वो जो लेंडर है जिसने उधार दे रखा है वो कंपनी वापस नहीं कर पाती, वो उसको अदालत में ले जाता है और ये अदालती लफ्ज़ है। वो कहता है कि जी ये कॉरपोरेट एंटिटी बैंकरप्ट हो गई। मुल्क के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुल्कों के बारे में जनरली डिफ़ॉल्ट कहा जाता है कि आपने
एग्रीमेंट किया था IMF से, सऊदी अरेबिया से, चीन से कि आपको हम लेट्स से कि मई 2022 में आपके $2.5 बिलियन वापस करेंगे, और आप उस काबिल नहीं रहते, तो फिर उसमें होता यह है कि बहुत दफ़ा तो रीस्केजुलिंग हो जाती कि वो मुल्क जिसको हम सॉवरन कहते हैं और जिसने उधार दे रखा है वो बैठ के कहते हैं कि भाई आजकल आपके पास पैसे नहीं है तो आप 4 महीने बाद दे दिएगा, तो रीस्केजुल हो जाता है। तो बैंक्रप्सी या दिवालियापन का इस्तेमाल करना, उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि मुल्क के हवाले से सियासत में दिवालियापन ज़्यादा है तो आजकल दिवालिया का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा देखिए, वो 5-6 अरब डॉलर है। सऊदी अरेबिया की तिजोरी की कुंजी वाशिंगटन में पड़ी, मुझे ये महसूस होता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट की तिजोरी की कुंजी वाशिंगटन में पड़ी, IMF की तिजोरी की कुंजी वाशिंगटन में पड़ी, सऊदी अरेबिया भी IMF की तरफ देख रहा है, UAE भी IMF की तरफ देख रहा है, चीन भी IMF की तरफ देख रहा है, और IMF अमेरिका की तरफ देख रहा है। तो इशारा जब तक अमेरिका बादशाह का नहीं होगा तो आप सऊदी अरेबिया को, UAE को, चीन को, IMF को भूल जाएं, उनके बग़ैर गुजारा नहीं है। वो जैसे हम वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बिटवीन अ डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी फंसी हुई। ठीक, लेकिन राना साहब, वो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी और इसको ले आए। इन सब चीज़ों के लिए वाशिंगटन का इशारा काफ़ी है, तो अपनी लाई हुई हुकूमत के लिए वाशिंगटन इशारा नहीं कर रहे हैं इन ममालिक को? देखिए, बात बड़ी सीधी सी, इस वक्त हमारे अपने घर में जो है ना वो इत्तेफाक नहीं है। अगर हम एक एज अ कौम, एज अ नेशन बन के, और फिर उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक PMLN जो काम करी वो इर्रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कर रही है। अभी तक वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैविंग सपोर्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, वो जब वाशिंगटन जाएंगे तो शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम किसी की सियासत की जो गंदगी है वो हम साफ़ नहीं करेंगे, PTI की गलत पॉलिसियों की जो प्राइस है वो हम पे नहीं करेंगे। और बाबा, आप लोगों को ये इक़्तिदार में आने से पहले नहीं पता चला था? आप लोग तो कब से ये मूव कर रहे थे कि जी ये हुकूमत को हमने गिराना है, जब नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए थे। आप आए क्यों? 28 फरवरी को फैसला होता है कि जी हमने फ्यूल सब्सिडीज़ देनी है। 9 मार्च को आप लोग मूव करते हो नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है असेंबली में, तो आपको उस वक्त नहीं पता था कि ये जो सब्सिडीज़ का इसने बॉम्ब लगा दिया है इमरान खान साहब ने, ये आके हमने डिफ्यूज़ करना है। आज अगर ये फैसला करते हैं कि जी हमने सब्सिडीज़ को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो फिर 2 बंदों के रेजिग्नेशन बनते हैं, इनिशियली 2 के बनते हैं। मिफ्ता इस्माइल रिज़ाइन करे, घर जाएँ, डॉक्टर आयशा पाशा रिज़ाइन करे और घर जाएँ, क्योंकि जो इकनॉमिक रैशनैलिटी और जो पाकिस्तान के सर्वाइवल की डिमांड है कि इस वक्त आपको मुश्किल फैसले करने हैं। और उसके बाद जो तीसरा रेजिग्नेशन बनता है, फिर इसके बाद भी मामला सीधे नहीं होते, तो फिर शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन करें और घर जाएँ। ये मुल्क का दिवालियापन मत निकालें। आपकी बात ठीक है कि बैंक्रप्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर हमें नज़र आ रहा है चीज़, लेकिन एक बड़े कसूरवार का नाम आपने नहीं लिया कि इसाक डार साहब। भाई आप उधर बैठ के कहाँ से बीच में पड़े हुए हैं कि जब वज़ीर ख़जाना बनाया तो फिर उसको इख्तियार दे दो। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आप तो कह रहे हैं, मैं तो इनको शुरू से कह रहा हूँ भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जो अभी वहाँ पे लंदन यात्रा हुई उसमें ये बात हुई है कि बयानिया एक होना चाहिए, तो अभी 1-2 दिन में तो शायद इसाक डार साहब की जो कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेट्स सी रात को आ जाए कल आ जाए, हमें नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ उनकी स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर ये कि ये फैसला भी PMLN ने करना है। इस वक्त जितनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी PMLN के पास हैं, कॉमर्स को छोड़ के और एक आध को छोड़ के पीपल्स पार्टी के। बट दिस इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ। लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI का क्या करे, उन्होंने बिल्कुल पॉपुलर लाइन लिया हुआ है। देखिए ये तो फैसला इनको करना है। इस वक्त मसला ये नहीं है कि इमरान खान को 1 करोड़ वोट मिलेगा या नवाज शरीफ साहब को 1 करोड़ वोट मिलेगा या JUI को 1 करोड़ वोट मिलेगा। इस वक्त मसला ये है कि वो जो वोट मांगने के लिए जिस गाड़ी के ऊपर उन्होंने बैठ के जाना है उसका तेल दरामद करने के लिए जुलाई में पैसे नहीं होंगे। एक चीज़ राना साहब, अगर आप इजाज़त दें, 1 पेज को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, 1 पेज तो वैसे फट गया है, वो अभी भी फटा हुआ, बल्कि 2 के 4 टुकड़े हो गए उसके। अच्छा नहीं, वो पेजेस की बात, तो पेज बड़ा सॉलिड अभी भी। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। शकील रामी साहब, एक तो ये बताइए कि क्या कोई मसलन दरमियाना रास्ता भी हो सकता है? जो सिचुएशन है ना, मुझे तो उसमें दरमियाना रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि हमारे सिर्फ यहाँ के IMF नहीं, हमारे जो बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ हमने बात की थी, यानी कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट की बात की या इस तरह लाने की बात की, हम कमिटमेंट में पूरा नहीं उतर रहे। जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना मेरे दोनों दोस्त, ये भी बात है ट्रस्ट डेफिसिट कि हम समझते हैं हम बहुत चालाक हैं,
हम कुछ भी करके निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी देखें फ़र्क साहब बात कर रहे थे, मैं कितने पैसे वापस करने हैं, इसमें शायद ये अभी नए ऐड करते सर्कुलर डेट जो है, इन्होंने लिखा था, मेरा कॉलम लिखा था कि 2.5 ट्रिलियन हो गया, ऑलमोस्ट 14 बिलियन। और उसमें अभी आपको मज़े बात बताऊँ, जो चाइना की 3 कंपनियां जो सर्कुलर डेट पे बैठी हुई हैं, जिनका 300 अरब देना है, और उसकी वजह से हमारी लोड शेडिंग खत्म हुई थी। निकल इमरान खान साहब ने कहा भी कि जी मुझे तो इन्होंने इस हालत में मुल्क छोड़ा था, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए तो मैं सऊदी अरब गया, चीन गया, उन्होंने इतनी की। तो आपकी चीन पे भी आपकी बड़ी एक्सपर्टी है, तो चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, वहाँ से कुछ नहीं मिलना है। चीन कितना आपको करे, उन्होंने किया है, बहुत किया है। अभी यानी कि 21 की बात करते, 14 बिलियन तो वही है जो अभी शहबाज भी बात कर रहे थे कि जो रोल ओवर की बात करते, 14 बिलियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो और भी देने को दे सकते हैं। मगर जो फंडामेंटल चीज़ गलती हुई ना हमसे, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखें जो पहला जो माहदा था IMF का, उसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर थी कि 3 साल बाद आप अपने क्या कहते हैं ट्रेड यानी कि इंपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो इनमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही वो हुई बात ख़त्म, इंपोर्ट बढ़ गई। अभी बात कर रहे हैं इंपोर्ट ख़त्म करनी है, यानी कि इंपोर्ट को कट करना है। वो कह रहे हैं जनाब के इसमें अभी मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे कोई बयान नहीं आ रहा। अब चाइना से जो हमें सबसे बेहतरीन चीज़ आ सकती है या आ सकती थी, वो है इन्वेस्टमेंट। कि जो तो मिफ्ता साहब लंदन से आ जाए तो फिर बयान आ जाएगा ना। उसमें कहते अभी चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ सकती थी, हाँ। जिसको हमने देखे उसके लिए ज़रूरत था, हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते या उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तेज़ करते, सारा कुछ करते, वो नहीं हुआ। अब अगर पैसे ही मांगने हैं, देखें अब रोज़ रोज़ कितनी दफ़ा पैसे दें कोई आपको, आपने फिर दूसरे दिन जाके आपने फिर वहीं के वहीं खड़े हैं ना, कि यानी कि 10 साल जहाँ पहले थे 2008 में थे, आज वहीं है जो हम कहते हैं 1960 में क्रूशियल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि जो हुकूमत इमरान खान की या इसकी वो स्टेट के कमिटमेंट होती है, अब अगर हम वो पूरा नहीं करते तो ज़ाहिरी बात है इस रियासत को भुगतना होगा। लेकिन इधर तो उल्टा भी हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने शुरू में जाके IMF के साथ बयान भी दे दिया और कमिटमेंट भी कर ली। तो इस सेटअप की भी अगर अब वो सब्सिडी वापस नहीं लेते तो इस सेटअप की ख़ुद भी खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो उसके नताइज क्या होंगे? देखिए, अभी मुझे राना साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि सब्सिडी वापस नहीं ले रहे। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है कि जो सारी सियासी कीमत है पहले 4 साल की गलतियों की, जिसमें बशमूल 1 पेज वालों की जो गलतियाँ हैं, वो सारी सियासी कीमत ये नहीं चाह रहे कि मेरे ऊपर आके सब पड़ जाए। ही इज़ लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ गारंटीज़ कि मैं अगर सख्त फ़ैसले करता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा इन द फ्यूचर। वो जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात आएंगे उन सख्त फ़ैसले करने के नतीजे में ये महंगाई का एक नया तूफ़ान सामने आएगा। अभी हमें वो बता रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वाले के 15.85% पे स्टैंडर्ड उनका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जा रहा है, महंगाई की शरह जा रही। मेरा तखमीना ये है कि अगर ये हम पेट्रोल और डीजल को 200 रुपये या उससे ज़ायद लेके जाते हैं तो हम जा रहे हैं 17, 18, 19% की महंगाई की शरह। तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं अकेला ज़िम्मेदार नहीं हूँ इस सारी चीज़ों का, मैं सारा बोझ अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट्स का भी वो मईशत की बजाय सियासत को तरजीह दे रहे हैं, वो सियासी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि वाहिद एज एन इंडिविजुअल पार्टी वो ये कह रहे हैं कि बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं सिस्टम के अंदर वो भी मेरा साथ निभाएं और वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ठीक शहबाज साहब, इसमें ये चले वो दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल पे नहीं करता, डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल, उसका तर्जुमा भी यही बनता है, ना दहिंदा का कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब ये इशारा हुकूमत दे रही है कि वो सब्सिडी वापस नहीं लेगी और कीमतें नहीं बढ़ाएगी तो डेफिनेटली IMF नाराज़ होगा। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या नहीं समझते कि हतमी तौर पर हम वो ना दहिंदा है या जो कुछ भी है उसकी तरफ चले जाएंगे? अल्लाह माफ़ करे वो वक्त आए, क्योंकि उसके बाद आपकी और मेरी गाड़ियाँ भी सड़क पे खड़ी हो जाएंगी। अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं होता तो हम मैक्सिमम जो सर्वाइव कर सकते हैं, और दोस्तों से भी मदद नहीं आती क्योंकि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, ये ऐसी कौम है, ये हमसे उधार लेके मार्केट में पैसे फेंक रही है, लुटा रही है। तो मुझे जुलाई में पाकिस्तान में शदीद माली बहरान, मुझे जुलाई में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बंद होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये आपकी ये कीमतें अगर हमने नहीं बढ़ाई तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं हो सकता। मुझे इस असल जो प्रॉब्लम पता है क्या, हम सब इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास इतना नॉलेज भी नहीं जितने दोनों के पास है।
लेकिन हम लोग आपकी फिगर्स दी हुई के ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं। ये भी हमें आज पता चला। अब असल बात यह है, बदकिस्मती इस कौम की है कि कई दहाइयों से पाकिस्तान में कोई स्टेट्समैन नहीं आया। सारे सियासी लीडर हैं, सियासतदान है, मैं उनको लीडर भी नहीं मानता अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, क्योंकि मुझे ये चीज़ इसलिए तकलीफ देती है। बीच में क्रिकेटर भी आ जाता है। क्रिकेटर भी सियासतदान ही बने, वो स्टेट्समैन नहीं बने। जो विजनरी लोग होते हैं, जिनकी ये मिसालें देते थे, जो मलेशिया के प्रेसिडेंट थे महातिर मोहम्मद, या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मिसाल देते हैं, दुबई के रूलर ने किधर एक जो सहरा को कहाँ से कहाँ बना दिया। वज़ीर ख़जाना अपनी मार्केटिंग के बाहर, अपनी मार्केटिंग, यहाँ पे ये फैसला नहीं हो रहा कि एक वज़ीर ख़जाना या 3 वज़ीर ख़जाना है इस वक्त PMLN की हुकूमत में, तो फिर ये बहरान आते हैं। ये अब किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारे दाने ख़त्म हो चुके हैं। 30 जून के बाद मुझे दाने नज़र नहीं आ रहे, और जितने भी लोग हैं इस्लामाबाद के जो घर हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनमें लड़ाई वो ठीक करें, और फौरी तौर पर 18 मई से पहले जो भी काम करना है वो करें। अदरवाइज़ फिर 18 मई को दोहा जाके क्यों वो तेल के और आपके टिकट के पैसे ज़ाया करने हैं आपने। अच्छा, एक मैं यानी आप सब की गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ, क्या मैं सही हूँ कि आप तीनों इस हक़ में हैं कि भाई IMF के पास जाना चाहिए? 100%। There is no other way. अच्छा, और आप तीनों ये कहते हैं कि सब्सिडी वापस लेनी चाहिए? मैं कहता हूँ टारगेटेड हो जाए, जो बिल्कुल मार्जिनल लोग हैं उनको दे दें, थोड़ी बहुत ही देनी देखिए, वो टारगेट पेट्रोल की सब्सिडी टारगेट करना बहुत मुश्किल हो नहीं काम सकते, है। मैकेनिज्म नहीं। मतलब वो मोटरसाइकिल वाले को आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो मोटरसाइकिल वाला फिर जो पेट्रोल बीच पंप में वाला ले है वो जाके। मुझसे पैसे लेना शुरू कर देगा, गाड़ी भर दे। तो टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोल में मैंने दुनिया में और कहीं इंप्लीमेंट होती देखी नहीं। हमारे पास वो अहसास का डेटा और है। ठीक है, पॉलिटिकली तो वक्ती तौर पर ये फैसला बड़ा यानी उसको सराहा जाएगा, लेकिन मुल्क और मईशत के लिए आप तीनों ये समझते हैं कि ये इंतहाई फ्यूचर में नुकसानदेह होगा? बिल्कुल। और आखिरी देखिए, श्रीलंका से कुछ सीख लें या लेबनान से कुछ सीख लें। लेबनान में उन्होंने, हुकूमत ने ऐलान किया है कि किसी भी फौजी मेस में गोश्त नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, गोश्त हम इम्पोर्ट करते हैं। वहाँ पे आर्मी मेसेस के अंदर सरकारी तौर पे ऐलान किया गया कि गोश्त बनना बंद हो जाएगा। लेबनान में इस वक्त आप सोचिए कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो उन्होंने डिले कर दिए कि उनके पास कागज़ नहीं है। ड्राइवर्स लाइसेंस जो हैं उन्होंने कहा अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो वो खुद ही रिन्यू हो जाएगा, हमारे पास प्लास्टिक नहीं बचा। उनके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बिजली के घर लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे 7.5 घंटे की लोड शेडिंग ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे पास तेल नहीं है कि हम बिजली के घर जो हैं वो चला सकें। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जान बचाने वाली अद्वियात, उनकी शॉर्टेज पैदा हो गई। तो जैसे आप कह रहे थे कि कोटाज लगेंगे पेट्रोल के ऊपर, फूड शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, और फिर वो सोशल साइकिल चलता है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर सोशल अनरेस्ट शुरू हो जाता है। फिर आपने देखा है कि लोग सड़कों पे निकल आते हैं, फिर वो वायलेंट हो जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने वज़ीर आज़म साहब का घर जला दिया। लेकिन सर माजर भी तो हम कई मरतबा IMF के शरात भी पूरे कर चुके हैं, IMF के साथ भी, तो लोग तो कहते हैं कि ये भी एक अजीब किस्म का ट्रैप होता है, जो ममालिक इसमें फंसे जाते हैं तो वो कभी तरक्की नहीं। देखिए, ये बात ठीक है कि स्टेबिलिटी वो जो है लॉन्ग टर्म नहीं होती। आपको जो IMF के पास वो वाकई एक ऑपरेशन थिएटर वाली बात है। आप साल 6 माह 2 साल 3 साल के लिए जाएं, अपने जो मसाइल हैं उनको ठीक करें और उसके बाद आगे की बात करें। आज तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि वहाँ से $1 अरब मिल जाए, चीन से मिल जाए, सऊदी अरब से मिल जाए। जब आप डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, फिर आपने जो चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ख़त्म नहीं करना, तो उसको रिवाइज़ करना है। आपने जो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, आपने उसकी रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स आपने अलाउ किया, वो आपने ख़त्म करना है। आपने एक्सपोर्टर्स को बेतहाशा बेनिफिट्स दें, वो डॉलर कमाते हैं, आधे वहाँ छोड़ आते हैं, आधे पाकिस्तान लेके आते हैं, आपने वो ख़त्म करना है। तो लॉन्ग टर्म एक लिस्ट होती है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 1 अमीर तरीन शख्स भी हिट होगा और नंबर 10 अमीर तरीन शख्स भी हिट होगा और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हिट होगी। वो हम करना नहीं चाहते। यार, हमारी नालायकी अपनी जगह पे, लेकिन उनकी मेहरबानियाँ और उनकी दूरअंदेशियाँ अपनी जगह पे। तो क्या चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त हमें डिफ़ॉल्ट होने देंगे? लेकिन जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है चाइना के साथ, सारा के साथ, डायर सिचुएशन में चाइना जो है कभी हमें तनहा नहीं छोड़ेगा। जब उनको लगेगा कि हम, मगर वो हमें हमेशा एक चीज़ कहता है, कुछ अपना यानी कि घर भी ठीक करो। अब देखिए, हम घर ठीक करने की एक बात बताता हूँ। आज ही मैं फिगर देख रहा था, हमारा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो $12 बिलियन है पर ईयर। हमारी जो सब्सिडी का है वो $17 बिलियन है। ऑलमोस्ट $30 बिलियन जो है हम नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में चला रहे हैं। हमारे अपनी भी तो कुछ आदत होनी चाहिए ना। देखिए, ये हर दफ़ा नहीं होगा, क्योंकि अब एक कंधा बार बार आपको नहीं मिलता। हमें खुद भी कुछ करना पड़ेगा और अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा, और वो वाला मामला नहीं कि कर्ज की
पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, तो फाका मस्ती कभी भी रंग नहीं लाएगी। इस पे इत्तेफाक है हम सबका। आप सबका बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय में आगाह करते रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि मौजूदा क़यादत मुल्क को इस बहरान से निकाल लेगी। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।